गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने जैसे CGS सिस्टम कर लिया था, MKS सिस्टम कर लिया था, FPS सिस्टम कर लिया था और SI सिस्टम हम कर चुके हैं, ठीक है ना बेटा। इनमें हमने यूनिट की हैं, तो कुछ यूनिट को जैसे कुछ प्रेफिक्स दिए गए हैं, मतलब उनको कन्वीनियंट करने के लिए क्या दिए गए हैं, कुछ प्रेफिक्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है 2000 मीटर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 2000 को क्या लिखेंगे, 2000 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे किलो, तो इसको प्रेफिक्स हमने क्या दे दिया, किलो दे दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो क्या हो गया भैया, 2 किलोमीटर हम लिख देते हैं 2 km, ठीक है बेटा। इसी तरह और देख लो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मान लो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मतलब 0.02 मीटर ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो ये इसको हम सेंटी दे देंगे, प्रेफिक्स क्या दे देंगे, सेंटी। तो ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम कुछ प्रेफिक्स दे दिया करते हैं, मतलब उन्हीं प्रेफिक्स का हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा जो फिगर है वो क्या हो जाए, कन्वीनियंट और इजी हो जाए आराम से, ठीक है ना। तो अब वो प्रेफिक्स क्या क्या है बेटा, ये देखो। जैसे हमारे पास है किलो, ठीक है ना, हेक्टो, ठीक है, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी एंड मिली, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है बेटा। तो ये है जैसे हमारे पास। तो अगर हमें देखना है कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो भाई कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, मीटर तक ले जाओ, ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और अगर ये देखना है कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो मीटर के नीचे 1 लिखो, सेंटीमीटर तक ले जाओ, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर ये देखना है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1 रखो और मिलीमीटर तक ले जाओ, तो कितने हो गए, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। और अगर हमें देखना है भाई 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, तो किलोमीटर के नीचे 1 रखो, मिलीमीटर तक ले जाओ, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, 10⁻⁶, या 10 के पीछे 6 0, तो 10⁻⁶, 10 लाख हो गया नहीं, तो 10⁻⁶ मिलीमीटर हो गया भैया, ठीक है, ठीक है। तो 10⁻⁶ मिलीमीटर। अब 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 मीटर हो गए, 100 मीटर हो गए भाई। तो 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर हो गए, 100 मीटर हो गए, ठीक है। अगर हम देखें भाई 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो डेकामीटर के नीचे 1 और सेंटीमीटर तक ले जाओ, तो 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 सेंटीमीटर होंगे। 1 डेकामीटर 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर हैं, तो 100 डेसीमीटर हैं भाई। 1 डेकामीटर 100 डेसीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मीटर, लीटर की, ग्राम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लीटर भी हो सकता है,
और ग्राम भी हो सकता है और मीटर भी। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम हो गए, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, 10⁶ मिलीग्राम हो गए। 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम, यहाँ तक ले जाओ, जैसे इतने सेंटीग्राम हो गए, 10⁵ सेंटीग्राम हो गए, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास सिंपल प्रेफिक्स। अब कुछ और भी हैं प्रेफिक्स इनके अलावा भी जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब किलोग्राम से अगर कोई बड़ी चीज़ है तो उसके लिए क्या प्रेफिक्स यूज करेंगे, या किलोमीटर से कोई बड़ी चीज़ है तो उसके लिए प्रेफिक्स क्या लिखेंगे हम। तो देखो, किलो से इस साइड अगर हम देखें तो भाई, अगर हम बड़ी प्रेफिक्स की बात करें तो इसके बाद में है मेगा, ठीक है। 10⁶ मीटर 1 मेगामीटर, ठीक है। और अब अगर छोटे की बात करें तो मिली के बाद में छोटा है माइक्रो, 10⁻⁻6 मीटर 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और छोटे की बात करें तो 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 नैनोमीटर। और छोटे की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर, इसको बोलेंगे 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। और 10⁻12 मीटर 1 पिकोमीटर, नैनोमीटर एनएम भी लिख देते हैं, ठीक है ना। और माइक्रोमीटर में ऐसे लिख देते हैं 1, ये माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसको 1 पिकोमीटर, ठीक है बेटा। तो ये कुछ प्रेफिक्स हम यूज़ करते हैं कुछ डिस्टेंस को कन्वीनियंट करने के लिए, उनको आराम से दिखाने के लिए। बड़ा ना लिख करके हम इस तरह से लिख देते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ प्रेफिक्स हैं बेटा जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है हमारा भाई, जैसे अगर मेगा का तो हो गया, गीगा का 10⁹ को गीगा लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 10⁹ मीटर है तो इसको हम लिख देते हैं गीगा मीटर। 10⁻12 मीटर है, जैसे 10⁻12 मीटर है उसके लिए हम क्या लिख देते हैं टेरामीटर, और 10⁻15 में पेटामीटर, इसको हम लिख देते हैं टेरामीटर, ठीक है। चलो यहीं तक है, तो लगभग यहीं तक हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये है हमारे फिजिक्स के लिए कुछ नेसेसरी प्रेफिक्स जिनका हम यूज़ करते हैं। ये आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट वैल्यू इस तरह से आ जाता है कि भाई किसी चीज़ का 1 एंगस्ट्रॉम वैल्यू, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम जो है वैल्यू ले ली मतलब मीटर में, तो कितनी होगी ये हमें याद होना चाहिए। 1 नैनोमीटर कितना होगा, तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आ जाती है, डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए भाई ये वैल्यू है कितनी, ताकि हम आराम से अपनी कैलकुलेशन कर लें। तो इस प्रकार के प्रेफिक्स हम यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है, फिजिक्स में। चलो नेक्स्ट है हमारा डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या होती हैं बेटा, देखो डायमेंशंस when a physical quantity expressed in fundamental units, the power of the units are called dimensions, are called
डायमेंशंस। तो जो पावर होंगे ना बेटा उनको हम डायमेंशंस कहेंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेंथ लगा लो या डिस्टेंस लगा लो, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट स्पीड होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये हमारे पास वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्टेंस होगी, है तो एक प्रकार से पाथ लेंथ ही। अब अलग बात है एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ के लिए हम लेंथ L यूज़ करेंगे, ठीक है, और मास के लिए हम m यूज़ करेंगे और टाइम के लिए t यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो तो भाई वेलोसिटी ब्रैकेट में दिखाते हैं भाई, डायमेंशंस को क्या किस में दिखाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। मास है इसमें नहीं, मास का कोई यूज़ नहीं है। डिस्टेंस है तो मतलब लेंथ है L1। अब टाइम नीचे है ना, इनवर्स में है तो -t1। तो इसको तो बोलेंगे क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। और जो पावर्स हैं 0, 1, -1 ये क्या हो जाएंगे? डायमेंशंस हो जाएंगे भाई, डायमेंशंस, ठीक है। और एग्जांपल ले लो भाई, जैसे अगर हम देखें तो अगर हम ले एरिया, आसान सा है। तो एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? एरिया में मास है नहीं m0, फार्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या स्क्वायर का एरिया देखें तो लेंथ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो m0 L2 T0। तो एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे? m0 L2 T0, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो। मैं कुछ डायमेंशंस लिख देता हूँ, आपको तरीका समझ में आ जाएगा अच्छे से। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हम करते हैं। चलो देखो भाई, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, ठीक है, तो फोर्स के लिए फार्मूला है F = m × a, ठीक है। तो पहले तो A के डायमेंशंस देखते हैं। A क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। A क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी के अभी किए हमने डायमेंशन, तो A के डायमेंशन क्या हो जाएंगे बेटा? वेलोसिटी के तो अभी किए थे, क्या थे? L1t-1। तो मास है नहीं m0 L1 t-2 हो जाएंगे A के। अब ये इसमें पुट करो तो यहाँ से हमारे पास फोर्स के क्या हो जाएंगे? m1। अब आ गया m इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद, तो चलो कर ही लेते हैं, m × m0 L1 t-2, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखें तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया m1 L1 t-2। तो वही फोर्स के जो है डायमेंशंस क्या होंगे? m1 L1 t-2, ठीक है। फोर्स के बाद में है हमारा, जैसे मान लो वर्क डन, ठीक है बेटा। तो वर्क डन को हम W से दिखाते हैं। क्या होता है वर्क डन? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब फोर्स के लिए कितने हैं? तो वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा भाई? डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसके फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस फोर्स के हैं हमारे पास 1, 1, -2। पावर होते हैं डायमेंशंस, ये सारा है क्या? डायमेंशनल फार्मूला। और इस तरह से अगर हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी? डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी भाई, ठीक है। तो अब वर्क डन का देखते हैं। तो वर्क डन के लिए क्या होगा? फोर्स के लिए क्या है? m1 L1 t-2 और डिस्टेंस है ना इंटू L। तो हमारे पास वर्क डन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेशन क्या हो जाएगी? m1 L2 t-2 और डायमेंशंस क्या हो जाएंगे वर्क डन के? 1, 2, -2।
ठीक है बेटा, तो ये वर्क डन था। अब वर्क डन के बाद कोई और ले लो, जैसे पावर ले लो। जैसे पावर क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। पी से दिखाते हैं, तो P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, अब यहाँ से P W के डायमेंशन अभी हमने किए, क्या है? M1L2T-2 डिवाइडेड बाई T। इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास पावर के डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया भाई? M1L2T-3 आ गया। ठीक है भाई, तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू M1L2T-3। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारे पास पावर का फार्मूला। अब एनर्जी ले लो, जैसे काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन और एनर्जी के जो है डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, एनर्जी किसी भी प्रकार की, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, सारी एनर्जी सभी के क्या होंगे? डायमेंशंस वर्क डन वाले होंगे। एंड टॉर्क, ऑल हैव सेम डायमेंशन। सभी के डायमेंशंस क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। तो डायमेंशन सभी की, वर्क डन की, एनर्जी की और टॉर्क की, सभी की क्या होंगी? सेम होंगी। अब एनर्जी में डायमेंशंस क्या है? जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी हो गया, तो इसके डायमेंशंस क्या है? वर्क डन के ही बराबर आएंगे। टॉर्क के भी डायमेंशन क्या आएंगे? वर्क डन के बराबर आएंगे बेटा। टॉर्क हम आगे पढ़ेंगे, हमारी सिलेबस में है टॉर्क के बारे में। ठीक है ना, तो ये सभी के डायमेंशंस क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डायमेंशंस ही करते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशंस देखते हैं, कुछ मिल जाए। कुछ ऐसी चीज़ें बेटा जिनके डायमेंशंस भी नहीं, डायमेंशंस होते ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगल है, एंगल के डायमेंशन नहीं होते, मैं बता दूंगा कैसे नहीं होते। और जो कांस्टेंट चीज़ें हैं कुछ, उनके डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, और एंगल के नहीं है, कांस्टेंट चीज़ों के नहीं है, और स्ट्रेन के नहीं है। Some quantities are dimensionless। ठीक है ना, कौन कौन सी भाई? फॉर एग्जाम्पल ऑल द नंबर्स, सभी के सभी नंबर्स, जैसे 1 2 3, पाई भी आ गया इसमें, ई की वैल्यू भी आ गई है, सारे के सारे क्या है? डायमेंशन लेस हैं भाई, इनके डायमेंशन नहीं होते। ठीक है, दूसरा, अब जैसे हमारे पास है एंगल। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क भी लेंथ और रेडियस भी लेंथ, तो एंगल थीटा, आर्क के लिए लेंथ मतलब m0 l1 t0, रेडियस के लिए भी लेंथ m0 l1 t0। तो टोटल क्या आ गया? थीटा के लिए हमारे पास m0 l0 t0 आ गया बेटा। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगल। ठीक है ना, तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सेकंड भाई, एंगल के बाद में अगर हम बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन बेटा जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है? आगे पढ़ोगे आप लोग स्ट्रेन क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन के कई प्रकार होते हैं बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, सुपरफिशियल यानी एरियल स्ट्रेन, ये सारा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमारा वो क्या होगा भाई? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा भाई, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ये तो लेंथ ही है भाई, चेंज इन लेंथ, लेंथ ही होता है।
तो भाई m0 L1 T0 लिख देंगे। ओरिजिनल लेंथ ये भी लेंथ ही है, तो ये क्या हो जाएगा m0 L1 T0। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ गया, m0 L0 T0 आ गया भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो होता क्या है स्ट्रेन, अब जैसे मान लो कोई हमारे पास मेटल की चेन है और वो काफ़ी दिनों तक ऐसे लटकी हुई है, ठीक है, तो ग्रेविटी पुल के कारण उसकी जो लेंथ है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। या हम ये लगा लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जो ओरिजिनल लेंथ है वो है हमारे पास, और अगर हम उसको खींच दें तो उसकी लेंथ में चेंज आ गया ना, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये रेशियो क्या कहलाती है, स्ट्रेन कहलाती है बेटा। ठीक है ना, अगर हम उसको प्लास्टिक को खींच दें तो उसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो हमारे पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो हमारे पास स्ट्रेन की जो डायमेंशन है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और जैसे हमारे पास जो एंगल है उसकी भी डायमेंशन क्या है, 0 है, और सभी जो नंबर्स हैं उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, 0 होती है भाई। ठीक है, चलो अब कुछ कांस्टेंट की डायमेंशंस निकाल के देखते हैं। अब मान लो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो अब ये जो नंबर्स हैं ये तो क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और जो हमारा ग्रेविटेशनल g है वो क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट, उसकी तो डायमेंशन होगी कुछ ना कुछ। अब जो है F इज इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अब g की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास g की वैल्यू है। चलो अब g के डायमेंशन निकालने हैं, तो हम f पहले g का फार्मूला निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर इधर चला गया और m1 m2 या m स्क्वायर बोल सकते हो आप, वो नीचे आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमारे पास g के लिए फार्मूला आ गया भाई। अब इनके डायमेंशंस लिखने हैं, तो f के डायमेंशन क्या होंगे, m1 L1 T-2 इंटू L2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, g। तो ये है हमारे पास g के डायमेंशंस। तो g के डायमेंशन हो गए भाई हमारे पास m1 L-1 T-2 डिवाइडेड बाई m2। ठीक है, तो भाई हमारे पास g के डायमेंशंस हो गए m-1 L-1 T-2, ये -2 ऊपर जाके -1 -2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो -1 हो गया, L-1 और T-2 हो गया भाई। ठीक है, L-1 हो गया, L3 होगा, L की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी बेटा। ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, और ये 1 है तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो m1 ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और L की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और T-2 हो गया। तो ये क्या आ गए, G के डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो G के डायमेंशंस क्या हैं भाई, ऐसे लिख लो, डायमेंशंस ऑफ G क्या हो गया भाई, -1 3 -2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएंगे हमारे पास। तो प्रदीप की बुक में कुछ आपको मिल जाएंगे डायमेंशनल फार्मूले, आपके पास प्रदीप की बुक हो तो, या कोई भी बुक होगी तो आगे उसमें कुछ डायमेंशनल फार्मूले मिल जाएंगे आपको, तो आपको रिवाइज करने हैं, और जो कुछ डायमेंशनल फार्मूले आपको ना समझ में आए वो पूछ लेना है। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।